So in this video we will try to cover July month Vision magazine. We will try to cover it in 2 or 3 parts. In first part we will cover polity and international relation. Okay, and so on we will cover other topics. So let's begin with the polity section. The polity and governance section. सबसे पहला टॉपिक है स्पेशल पैकेजेस. तो रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड आंध्र प्रदेश हैज डिमांडेड फॉर स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज फॉर देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स. तो ये जो स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज है ये इस बार के यूनियन बजट 2024-25 में अनाउंस करा गया है बिहार एंड आंध्र के लिए. जैसे कि इरिगेशन एंड फ्लड मिटिगेशन के लिए बिहार के लिए, जैसे कि कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट के लिए जो कि बिहार में कंस्ट्रक्शन हो रहा है. कोसी रिवर जिसको शोरो ऑफ बिहार भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्वेंट फ्लड आते रहते हैं, इसलिए फ्लड मिटिगेशन के लिए दिया गया है. पूर्वोदया विकास भी विरासत भी, ये क्या कहते हैं ईस्टर्न पार्ट जैसे कि बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन यहाँ पे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी जनरेट करने के लिए ये फंड एलोकेट करा गया है ताकि ये विकसित भारत में अटेन करने में हेल्प करे. जैसे कि अपडेट ऑन आंध्र प्रदेश एंड रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014. जब 2014 में आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना दो सेपरेट हो गए तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी सेपरेट होते हैं, तो उसके अपडेट के लिए आंध्रा को एक स्पेशल असिस्टेंस दिया गया है. जैसे कि पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए दिया गया है. ये पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कि गोदावरी रिवर पे है आंध्रा में, तो ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है. विशाखापट्टनम चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एंड हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसके लिए स्पेशल पैकेज दिया गया है. ये स्पेशल पैकेज क्या है? ये जो है कोई भी स्टेट जो कि जियोग्राफिकल और सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस फेस कर रहा है तो उन स्टेट्स को स्पेशल पैकेज दिया जाता है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये प्योरली डिस्क्रिशनरी बेस्ड पे है. ठीक है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपने पास प्रोविज़न है स्पेशल स्टेटस का जो कि आर्टिकल 371A से लेके H तक है, ताकि एक स्पेसिफिक इशूज़ को एड्रेस करा जाए स्टेट्स के. एंड आर्टिकल 282 डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स की बात करता है. ये आर्टिकल 282 एम्पावर करता है सेंटर को और स्टेट को ताकि वो ग्रांट्स दे पाएँ फॉर द पब्लिक पर्पस. अब नीड क्या है, स्पेशल पैकेज की नीड क्या है? जैसे कि कोई स्टेट जो है फिजिकल शॉक झेल रहा तो उसके लिए है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए है या रिबिल्ड के लिए है, टू चैनलाइज रिसोर्सेज इन पुअरर सेक्शन ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए, टू एड्रेस कॉन्टिन्यूड रेवेन्यू डेफिसिट, कोई स्टेट जो है काफ़ी समय से रेवेन्यू डेफिसिट में है तो उसके लिए भी फाइनेंशियल पैकेज अनाउंस करा जा सकता है. अब इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे? अब सेंटर जो है फंड एलोकेट कर रहा है स्टेट के लिए तो क्या चैलेंजेस होंगे, इम्प्लीकेशन क्या होगी इसकी? इसकी ये इम्प्लीकेशन है कि सेंटर का फिजिकल बर्डन बढ़ेगा, गवर्नेंस इशू हो सकता है, मिसमैनेजमेंट और अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड हो सकता है, डिपेंडेंसी बढ़ सकती है स्टेट की क्योंकि स्टेट इससे डिस्करेज होगा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करने के बजाय स्पेशल असिस्टेंट पे डिपेंड हो जाएगा सेंटर के. फेडरल इशूज़ कुछ स्टेट्स को मिलेंगे कुछ नहीं, तो फेडरल इशूज़ भी हो सकते हैं, सोशल अनरेस्ट. तो ये सब इसके इम्प्लीकेशन है. वे फॉरवर्ड में अगर जो चैलेंजेस जो हैं इम्प्लीकेशन जो है अगर जो उसको सही करा जाए तो वो उसके वे फॉरवर्ड हो जाएंगे. जैसे कि कोई एक लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, मेजरेबल क्राइटेरिया होना चाहिए डिसाइडेड किस बेसिस पे स्पेशल पैकेज दिया जा रहा है, कस्टमाइज डेवलपमेंट प्लान होना चाहिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होनी चाहिए. ठीक है, ये सब मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है. नेक्स्ट टॉपिक इज ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज. Recently, International Center for Audit of Local Governance was inaugurated in Rajkot, Gujarat. So, it is the first in the country that aims to set global standard for auditing local governance bodies. ठीक है, और ये एक कोलेबरेटिव प्लेटफॉर्म है जिसमें पॉलिसी मेकर एंड ऑडिटर दोनों रहेंगे. इसका काम क्या है? टू इंश्योर इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस. ठीक है, जैसे ऑडिटिंग होती ही क्यों है? ताकि इंश्योर करा जाए अकाउंटेबिलिटी इन फंड यूटिलाइजेशन.
फंड के यूटिलाइजेशन में अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना, इसलिए ऑडिटिंग होती है। इट एक्ट एज ए नॉलेज सेंटर एंड थिंक टैंक फॉर एड्रेसिंग गवर्नेंस इशू एट ग्रास रूट लेवल, क्योंकि ये लोकल गवर्नेंस के लिए है ना, तो ग्रास रूट लेवल पे है। The local audit department was first created in 1880 to audit account of municipalities and other local funds. Need for International Center for Auditing Local Governance in India. Exchange knowledge to promote best practices aligned with global best practices. To assist local government in achieving SDGs, Sustainable Development Goals. Foster community engagement, जैसे कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस एंड इट्स ऑडिट। आपको पता है ना, 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 में 11th शेड्यूल एंड 12th शेड्यूल ऐड हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन में। 11th शेड्यूल जो कि पंचायत से डील करता है एंड 12th शेड्यूल जो कि म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। तो जब ये अमेंडमेंट हुआ 73rd एंड 74th, तो ये मैंडेट कर दिया स्टेट गवर्नमेंट को टू कंस्टिट्यूट पंचायत at village, block and district level and municipalities in form of municipal corporation, council and nagar panchayats. In 2020, Ministry of Panchayati Raj developed Audit Online application. Audit Online application is developed by Ministry of Panchayati Raj. प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड इसी को अवार्ड दिया गया था बाय द वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइजेस 2023। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, तो ये याद रखना है कि आर्टिकल 243 जे एम्पावर करता है स्टेट लेजिस्लेचर को कि वो कोई एक प्रोविज़न बनाए विथ रिस्पेक्ट टू मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट बाय पंचायत। तो 243J इज रिलेटेड टू पंचायत एंड 243Z विथ रिस्पेक्ट टू म्यूनसिपैलिटीज़, ठीक। अब करंट ऑडिटिंग मैकेनिज्म क्या है ऑफ लोकल बॉडीज़। CAG's mandate for audit of local bodies flows from CAG Act 1971। CAG जो है कंट्रोल एंड सुपरविजन करता है ओवर मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट एंड ऑडिटिंग ऑफ ऑल 3 लेवल ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। तो कैग का काम क्या है, कंट्रोल एंड सुपरविजन, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया जाता है, तो इट इज़ डन थ्रू एग्जामिनर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स एंड डायरेक्टर ऑफ लोकल फंड अकाउंट्स in most states. It audits utilized of fund granted by state government to local bodies, ठीक है। और ये जो दो बॉडीज़ हैं ये वर्क करती हैं अंडर टेक्निकल गाइडेंस एंड सुपरविजन ऑफ कैग। अब इम्पोर्टेंस क्या क्या रहेगा ऑडिटिंग का, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी होएगी कि पब्लिक फंड बेटर यूटिलाइज हुआ है कि नहीं, फ्रॉड एंड करप्शन पॉइंट आउट करा जा सकता है अगर जो प्रॉपर ऑडिटिंग होगी तो। परफॉर्मेंस इवोल्यूशन हो सकता है, सर्विस डिलीवरी चेक करा जा सकता है, डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन चेक करा जा सकता है कि सिटीजन इंगेजमेंट है कि नहीं, पब्लिक ट्रस्ट गेन हो सकता है, डिसेंट्रलाइजेशन रहेगा क्योंकि मार्जिनलाइज सेक्शन भी पार्टिसिपेट करेंगे इन डिसीजन मेकिंग। डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि इवन मार्जिनलाइज सेक्शन पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में, ठीक है। पावर को डिवोल्यूशन करना, गवर्नमेंट जो है क्लोजर टू द पीपल होती है, डिसीजन मेकिंग जो है जब मार्जिनलाइज सेक्शन को हो जाए, लोकल कम्युनिटीज़ के पास होती है जब डिसीजन मेकिंग पावर। तो अगर जो डिसेंट्रलाइजेशन है तो टेलर्ड सॉल्यूशन होगा क्योंकि हर एक रीजन का अपना स्पेसिफिक चैलेंजेस हैं, तो लोकल गवर्नमेंट बेटर पोजीशन पे रहेगी डिसीजन मेकिंग पे। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा, जैसे कि इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेशन
constitute 46% of total पंचायती राज इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव्स। एंड प्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि WHO का अल्मा आटा डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू हेल्थ केयर। अल्मा आटा डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू हेल्थ केयर, दैट्स इट। इशूज़ क्या क्या हैं ऑडिटिंग के? पुअर रिकॉर्ड कीपिंग है, लैक ऑफ स्किल्ड पर्सनल है, ओवरलैपिंग जुरिडिक्शन है, जुरिडिक्शन क्लियर नहीं है, आउटडेटेड प्रोसीजर हैं, 10-10 साल पुराने प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं अभी। सेकेंड ARC का रिकमेंडेशन है कि एक सेट इन स्टैंडर्ड होना चाहिए एंड फॉर्मेट फॉर पंचायत जो कि सिंपल हो एंड कॉम्प्रिहेंसिव हो। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो सबसे पहले देखते हैं CBI के बारे में। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये इस्टेब्लिश करा गया 1963 में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ संथनम कमेटी, एंड ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आता है। ये ना ही स्टेचुटरी बॉडी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये अपना पावर डिराइव करती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से, और ये कोऑर्डिनेट करती है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर कंट्रीज। ठीक, इसका विजन क्या है? कॉम्बैटिंग करप्शन इन पब्लिक लाइफ। इसमें कुछ डायरेक्टर होते हैं और एडिशनल डायरेक्टर होते हैं, और इनका टेन्योर जो है पहले 2 साल था, बट 2021 में प्रेसिडेंट promulgated 2 ordinances to extend the tenure of director of CBI and ED up to 5 years। अब अगर जो कौन कौन से केसेस देखती है CBI, जैसे कि एंटी करप्शन हो गया, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो गया, स्पेशल कोई क्राइम हुई है, सो मोटो केसेस भी ले सकती है। कंसेंट ऑफ स्टेट फॉर CBI, 2 टाइप के कंसेंट होते हैं, एक जनरल कंसेंट होता है, एक स्पेसिफिक कंसेंट होता है। अगर जो स्टेट जनरल कंसेंट दे रही है तो CBI को फ्रेश परमिशन नहीं चाहिए एवरी केसेस में, एक बार जनरल कंसेंट दे दिया फिर CBI अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन स्पेसिफिक अगर जो कंसेंट है तो CBI वुड हैव टू अप्लाई टू द स्टेट गवर्नमेंट इन एवरी केसेस। ठीक, तो जो सेक्शन 6 है ऑफ DSP एक्ट, ये एम्पावर करता है स्टेट को टू गिव और डिनाई कंसेंट टू CBI ऑफिसर्स। ठीक है, तो ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है जनरल कंसेंट रिवोकेट कर दी थी 2018 में, और उसका स्विट फाइल करी सुप्रीम कोर्ट में दैट यूनियन अपने पावर का ओवर रीच कर रहा है थ्रू CBI। और ये जो स्विट फाइल करी है सुप्रीम कोर्ट में, ये अंडर आर्टिकल 131 जो कि स्पेशल ओरिजिनल जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है। और ओरिजिनल जुरिडिक्शन जो है कोई भी केसेस जो कि सेंटर और एंड वन और मोर स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो तो वो ओरिजिनल जुरिडिक्शन के अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट के, जो कि आर्टिकल 131 के अंदर है। ओके, ठीक है। कंसर्न्स एसोसिएटेड विद CBI, जैसे कि वैकेंट पोस्ट है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है, विड्रॉल ऑफ कंसेंट है, जैसे कि 9 स्टेट्स हैव विड्रॉन देयर जनरल कंसेंट, हैम्पर कर रही है इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर में। लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस काफ़ी होता है, फंडिंग इशू है, लैक ऑफ ऑटोनॉमी है। फॉरवर्ड में क्या होगा? फिलिंग अप वैकेंसीज हो, उनके स्टेटस, फंक्शन एंड पावर ऑफ CBI को डिफाइन करना चाहिए थ्रू न्यू लॉ, वही सब है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। तो न्यूज़ क्या है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर देख लेते हैं कि फ्रांस एंड इंडिया में सिमिलरिटीज़ क्या क्या हैं। फ्रांस बिकेम रिपब्लिक फ्रॉम मोनार्की फॉलोइंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो है रिपब्लिक बन गया मोनार्की से। और इंडिया जो वॉज इंस्पायर्ड बाई फ्रेंच रेवोल्यूशन, जैसे कि टीपू सुल्तान जो रूलर ऑफ मैसूर थे इन लेट 18th century planted the tree of liberty in his capital Srirangapatnam and called himself citizen Tipu। both the countries have written constitution आइडियल जो कि प्रियम्बल में है अपने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, वो इंस्पायर्ड हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही। दोनों कंट्रीज़ में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, बाई कैमरल पार्लियामेंट है, प्रोविज़न ऑफ इमरजेंसी दोनों कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये कुछ सिमिलैरिटीज़ हो गई। कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स क्या क्या हैं?
जैसे कि इंडिया में पीपल एक्सरसाइज देयर सॉवरेनिटी थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। पीपल अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं, फिर रिप्रेजेंटेटिव जो है डिसीजन मेकिंग में, पॉलिसी फॉर्मुलेशन में पार्टिसिपेट करता है। बट इन केस ऑफ फ्रांस, पीपल एक्सरसाइज देयर सॉवरेनिटी थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड बाय मीन्स ऑफ रेफरेंडम। ठीक है। प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ स्टेट। तो इसमें क्या है, इंडिया में जो है इलेक्टेड इनडायरेक्टली, प्रेसिडेंट जो है इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं 5 साल के लिए, और कोई लिमिट नहीं है कितने नंबर ऑफ टर्म्स वो इलेक्ट हो रहे हैं प्रेसिडेंट। बट इन केस ऑफ फ्रांस, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 5 years बाई डायरेक्ट यूनिवर्सल सफरेज, और नो वन कैन बी मोर देन 2 consecutive terms, मतलब मैक्सिमम 10 साल लगातार हो सकते हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट। बट इंडिया में कोई लिमिट नहीं है इसका। इंडिया पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और वहाँ पे सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, मतलब प्रेसिडेंट के फीचर्स भी हैं एंड प्राइम मिनिस्टर भी हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, उनका स्ट्रेंथ रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन्ड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। एंड इन केस ऑफ फ्रांस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टास्क ऑफ ईच मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड। इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर लोअर जुडिशरी है। तो अगर जो सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है तो वो बाकी सबके बाइंडिंग होती है। बट जुडिशियल अथॉरिटी और डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट एंटिटीज बिटवीन द लीगल ज्यूरिडिक्शन। तो फ्रांस का सिस्टम थोड़ा अलग है। सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट इंडिया में कोई प्रोविज़न नहीं है। फ्रांस में उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न है ताकि सोसाइटी इन्वॉल्व हो गवर्नमेंट के इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल पॉलिसीज़ में। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन नेपाल। तो अभी क्या हुआ है, केपी शर्मा ओली was sworn as in a Nepal's new prime minister for the 4th time, led to the formation of new coalition government. अब क्या है यहाँ पे, since the monarchy abolished in 2008, Nepal has experienced 14 government, highlighted its instability. तो 16 साल के अंदर जो है 18 गवर्नमेंट बदल रही है, तो ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है नेपाल में। अब ये क्यों है, अब कुछ सिमिलैरिटीज़ देख लेते हैं इंडिया एंड नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे कि सेकुलर स्टेट्स है, इंडिया भी सेकुलर है, नेपाल भी सेकुलर है, फंडामेंटल राइट्स हैं दोनों पास, बाईकैमरल पार्लियामेंट है, अफर्मेटिव एक्शन है टू प्रमोट इंक्लूसिविटी। रीज़न फॉर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, जैसे कि वहाँ पे मल्टी पार्टी सिस्टम है। मल्टी पार्टी मतलब कि ढेर सारे पार्टीज़ हैं बेस्ड ऑन देयर एथनिक, रीजनल, आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट। तो छोटे छोटे पार्टीज़ हैं, तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए कोalition इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है वहाँ पे। मिक्स्ड इलेक्टोरल सिस्टम है, जैसे कि इंडिया में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता है लोअर हाउसेस के लिए, बट इन केस ऑफ नेपाल फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम होता ही है, साथ में साथ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन भी होता है, जो कि काफ़ी इंक्लूसिविटी होती है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में। ये सब रीज़न है वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने का। न्यूज़ इन शॉर्ट्स में देखते हैं कैबिनेट कमेटी। अब कैबिनेट कमेटी जो है क्यों बनती है, टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग इन स्पेसिफिक एरियाज़, अलग अलग एरियाज़ के लिए डिसीजन मेकिंग के लिए बनाया जाता है। दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस रूल 1961, जैसे कि अपॉइंटमेंट के लिए अलग कैबिनेट कमेटी, एकोमोडेशन के लिए अलग, इकोनॉमिक अफेयर के लिए अलग, पार्लियामेंट्री अफेयर, फिर पॉलिटिकल अफेयर, सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, स्किल एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। तो ये इम्पोर्टेंट ये है कि अपॉइंटमेंट, इकोनॉमिक अफेयर एंड पॉलिटिकल अफेयर, इस ये जो है चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, एंड पार्लियामेंट अफेयर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट, इकोनॉमिक अफेयर एंड पॉलिटिकल अफेयर ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा चेयर करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी।
मतलब कुछ नहीं है इसका मतलब। वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब होता है अडियरेंस टू कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन में नॉर्म्स दिए हैं उसका उसको अडियर करना। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज नेसेसरी फॉर पीसफुल वर्किंग अकॉर्डिंग टू B.R. अम्बेडकर। फिल्म्स के लिए इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखिए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नीति आयोग। अब नीति आयोग का क्या है कि ये कोटर्मिनस है विद द टर्म ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अगर यूनियन गवर्नमेंट जो है जब तक टेन्योर में है तब तक नीति आयोग रहेगा, फिर नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर नया नीति आयोग इस्टेब्लिश करा जाएगा। तो ये कोटर्मिनस है। अब नीति आयोग जो है ये 2015 में बना ऐसे गवर्नमेंट थिंक टैंक वाया रिजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट। ये याद रखना कि ये ना ही स्टेचुटरी है ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक। रादर ये रेजोल्यूशन ऑफ यूनियन कैबिनेट से बना है। और ये रिप्लेस करा है किसको? प्लानिंग कमीशन को। जो पहले 5 साल पे प्लानिंग कमीशन बनता था उसको रिप्लेस करके नीति आयोग बना दिया गया था 2015 में। इसके चेयरपर्सन होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और इसमें जो है CM होते हैं अलग अलग स्टेट के, और ऐसे यूटी जिसके लेजिस्लेचर है उसके CM होते हैं, एंड यूटीज़ के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, एंड कुछ एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं जो कि नॉमिनेट किए जाते हैं थ्रू प्राइम मिनिस्टर। CEO जो है अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर फॉर ए फिक्स टेन्योर। एक फिक्स टेन्योर के लिए CEO अपॉइंट करा जाता है। अब नीति आयोग क्या करता है? प्रमोट करता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अमंग द स्टेट एंड यूटीज। आपको पता है एक फोरम बना है जहाँ पे यूटीज भी हैं, स्टेट्स भी हैं, और यूटी विथ लेजिस्लेशन भी है। तो एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बनता है, कोऑपरेटिव एंड कम्पिटिटिव फेडरलिज्म टू प्रमोट हेल्दी कंपटीशन अमंग द स्टेट। ठीक है, फिर आगे देखते हैं आर्टिकल 341। सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट स्टेट कैन नॉट अल्टर द शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट published under Article 341. Court struck down the Bihar government resolution to merge the economically backward class community in the SC list. तो आर्टिकल 341 में शेड्यूल कास्ट लिस्ट जो है उसको स्टेट अल्टर नहीं कर सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड करी है। प्रेसिडेंट कैन ऑफिशियली डेजिग्नेट सर्टेन ग्रुप एज अ शेड्यूल्ड कास्ट फॉर ए स्पेसिफिक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। फॉर स्टेट दिस इज डन आफ्टर कंसल्टिंग विद गवर्नर। और जो स्टेट में कर रहे हैं तो गवर्नर से कंसल्ट करके करेंगे। पार्लियामेंट में बाय लॉ इंक्लूड इन और एक्सक्लूड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। अगर जो पार्लियामेंट थ्रू लॉ से शेड्यूल्ड कास्ट के लिस्ट में इंक्लूड भी कर सकती है, एक्सक्लूड भी कर सकती है थ्रू लॉ, बट स्टेट इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। प्रेसिडेंट रिटर्न बिल पास्ड बाय पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। तो भी एक बिल पास करा गया था पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ अमेंडमेंट बिल 2023। इसमें ये कहा गया कि जैसे आपको पता है ना स्टेट यूनिवर्सिटीज जो होते हैं वहाँ पे चांसलर होते हैं, और चांसलर कोई और नहीं गवर्नर होता है उस स्टेट का। तो इस बिल में ये कहा गया कि गवर्नर नहीं CM होंगे अब चांसलर स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के। तो गवर्नर ने क्या करा, वो बिल को रिजर्व कर दिया फॉर द प्रेसिडेंट्स कंसिडरेशन। तो ये अगर जो बिल रिजर्व कर रहे हैं गवर्नर तो ये पावर उनको मिलती है आर्टिकल 200 से ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट गवर्नर्स पावर रिगार्डिंग बिल पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। इट प्रोवाइड दैट गवर्नर में रिजर्व सच बिल फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन। तो अगर जो गवर्नर रिजर्व कर दिए हैं बिल प्रेसिडेंट के लिए, देन डिपेंड्स अपॉन द प्रेसिडेंट असेंट और रिफ्यूजल। तो अगर जो रिजर्व है तो फिर वो प्रेसिडेंट के असेंट पे और रिफ्यूज़ल पे डिपेंड करता है कि वो एक्ट बनेगा कि नहीं। गवर्नमेंट का रोल नहीं रहता फिर उसमें। और अगर जो प्रेसिडेंट डायरेक्ट द गवर्नर टू रिटर्न द बिल टू स्टेट लेजिस्लेचर फॉर रिकन्सिडरेशन, then state legislature shall reconsider it within 6 months and present it again to the president। 6 महीने के अंदर फिर से प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। However, it is not obligatory for president to give his assent
टू रिकन्सिडर्ड बिल। तो अगर जो लेजिस्लेचर भेज रही है 6 महीने के अंदर वापस प्रेसिडेंट को, तो ऑब्लिगेटरी नहीं है प्रेसिडेंट पे कि उसको एसेंट देना ही देना है। ठीक। अदर पावर ऑफ गवर्नर ऑन स्टेट बिल्स, तो एक तो एसेंट दे सकती है तो बिल जो है लॉ बन जाएगा, या विथहोल्ड कर सकती है एसेंट को, या फिर रिटर्न कर सकती है बिल फॉर रिकन्सिडरेशन, और रिजर्व कर सकती है फॉर द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन मिनरल टैक्सेशन। अब सुप्रीम कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठा, उसमें ये कहा गया कि स्टेट हैव पावर टू लेवाई टैक्स ऑन मिनरल राइट्स। इसमें 8:1 की रूलिंग आई, जिसमें अपहेल्ड करा कि पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर टू टैक्स माइनिंग लैंड्स इज नॉट लिमिटेड बाय पार्लियामेंट माइन एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन। ये जो एक्ट है MMDRA, माइंस मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 का, ये लिमिटेशन नहीं लगा सकता स्टेट के पावर को, टैक्स लगाने के पावर को लिमिट नहीं कर सकता ये एक्ट। रादर अगर जो लिमिट करनी है तो पार्लियामेंट थ्रू लॉ, पार्लियामेंट कोई लॉ बना के कर सकते हैं, लिमिट कर सकते हैं स्टेट की पावर को। ये देखिए इधर कहा गया, पार्लियामेंट कैन इम्पोज लिमिटेशन ऑन स्टेट्स मिनरल टैक्सेशन वाया लॉ बट नॉट MMDR एक्ट। ठीक। ये एक्ट देख लेते हैं 1957 का। ये बनाया गया था टू रेगुलेट द माइनिंग सेक्टर इन इंडिया एंड प्रोवाइड फॉर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस, जैसे रिकॉन्साइंस परमिट है, प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस एक्सप्लोरिंग के लिए, माइनिंग लीज एक्सट्रैक्शन के लिए, कंपोजिट लाइसेंस एक्सप्लोरेशन एंड एक्सट्रैक्शन दोनों के लिए। तो 2023 में अमेंडमेंट करा गया इस एक्ट में, और उसमें कुछ क्रिटिकल मिनरल जो हैं उसमें ऐड कर दिए गए। एक्सप्लोरेशन लाइसेंस में कुछ क्रिटिकल मिनरल्स भी ऐड कर दिए गए, जो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूसिवली ऑक्शनिंग माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस फॉर सर्टेन क्रिटिकल मिनरल्स। जो क्रिटिकल मिनरल्स थे उसकी भी माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया है ये एक अमेंडमेंट। एंड ऑक्शन वुड बी कंडक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट माइनिंग लीज और कंपोजिट लाइसेंस विल बी ग्रांटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली। तो ऑक्शन करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, माइनिंग लीज एंड कंपोजिट लाइसेंस ग्रांट करने का काम स्टेट गवर्नमेंट कराएगा। रिमूव सर्टेन मिनरल्स फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल्स सच एज लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम, etc. फॉरेन ट्रिब्यूनल। सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली ओवरटर्न डिसीजन ऑफ आसाम फॉरेन ट्रिब्यूनल, नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। कोई भी ट्रिब्यूनल है कॉजी जुडिशियल बॉडी होगी। अगर जो कोई भी सिटीजन जो है, अगर जो उसके पास वो नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में नहीं मेंशन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फॉरेनर है। फॉरेनर, अगर जो फॉरेनर ट्रिब्यूनल है पावर टू डिक्लेयर एनी पर्सन एज फॉरेनर। फॉरेनर ट्रिब्यूनल के पास ही पावर है किसी भी पर्सन को फॉरेनर डिक्लेयर करने का। पावर ऑफ सिविल कोड। नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। Supreme Court has asserted that Central Information Commissioner has power to constitute benches and frame regulation। क्या मतलब है इसका? एक देखिए, एक RTI एक्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जो 2005 में बनाया गया। तो जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, कमीशन, ये एक स्टेचुटरी बॉडी है अंडर RTI एक्ट 2005। अब इसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं एंड कुछ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, जो कि 10 से ज़्यादा नहीं हो सकते। ये CIC एंड IC जो है अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी। उस कमिटी में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। इनका टेन्योर 3 साल का होता है। दैट्स इट। कॉमन सर्विस सेंटर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आती है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है बस, बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। कॉमन सर्विस सेंटर
सर्विस डिलीवरी के लिए होता है, जैसे कि आधार सर्विसेज, ITR फाइलिंग, भारत बिल पे, मोबाइल DTH रिचार्जेस, फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, पेंशन, इन सब के लिए कॉमन सर्विस सेंटर होता है। क्या करेगी? डिजिटल इंक्लूजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, यही सब करेगी। ठीक है। संपूर्णता अभियान, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि संपूर्णता अभियान इज रिलेटेड टू नीति आयोग, क्योंकि नीति आयोग ने लॉन्च करा है संपूर्णता अभियान। जैसे आपको पता है कि एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है, एक एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम है, और ये दोनों लॉन्च किए गए हैं नीति आयोग के द्वारा। ये डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो है 2018 में लॉन्च करा गया है, एंड एस्पायरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम 2023 में लॉन्च करा गया था। एम्स टू क्विकली एंड इफेक्टिवली ट्रांसफॉर्म डिस्ट्रिक्ट अक्रॉस द कंट्री। ठीक है। फोकस एरिया क्या क्या रहेगा? हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन। यहाँ पे हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये सब याद नहीं करना है, बस इतना याद रखना है कि संपूर्णता अभियान लॉन्च बाई नीति आयोग। अच्छा, ये पिछले वाले मैगजीन में कुछ गलती हो गई थी। न्यू कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश इज अमरावती। ठीक, ओके। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट इज इंटरनेशनल रिलेशन। सबसे पहला टॉपिक है इंस्टेबिलिटी इन इंडियाज नेबरहुड। तो रिसेंटली बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैज़ रिजाइंड आफ्टर एमिड मास प्रोटेस्ट इन बांग्लादेश, और उसके बाद वहाँ पे एक इंटरिम गवर्नमेंट सेटअप करी गई है। और ये जो साउथ एशिया में रिसेंट पॉलिटिकल अपहीवल्स चल रहे हैं, जैसे कि अनरेस्ट इन बांग्लादेश, मिलिट्री को इन म्यांमार, पॉलिटिकल टर्मोइल इन नेपाल, ये पोजेस सिग्निफिकेंट इम्प्लीकेशन फॉर इंडियाज स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट एंड रीजनल स्टेबिलिटी पे। क्या क्या इम्प्लीकेशन होंगे? जैसे कि इंडिया बांग्लादेश का पार्टनरशिप डिसरप्ट हो जाएगा। प्रीवियस गवर्नमेंट जो है काफ़ी फ्रेंडली थी इंडिया के साथ। इंक्रीज इन इलीगल माइग्रेशन बढ़ जाएगा इंडियन बॉर्डरिंग स्टेट्स में। और ये जो इकोनॉमिक एंड इन्वेस्टमेंट थ्रेट्स है, जैसे कि सिंस 2016 इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड 8 बिलियन इन क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट ऑफ रोड, रेल, शिप, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन बांग्लादेश। जैसे कि अखोरा अगरतला रेल लिंक प्रोजेक्ट था, खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन है, इन सब पे थ्रेट है। और एज़ फार एज प्रीलिम्स इज़ कंसर्न, ये याद रखना है कि बांग्लादेश जो है इंडिया के साथ एक एक्सरसाइज कंडक्ट करता है जिसका नाम है संप्रीति एक्सरसाइज। ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, एंड इंडिया एंड बांग्लादेश शेयर लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर। ठीक, तो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ में इंडिया बांग्लादेश के साथ लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर शेयर करता है। फिर इंडियाज़ स्ट्रेटजिक रिस्पॉन्स क्या रहेगा? जैसे कि इंगेज विद द न्यू लीडरशिप, बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करें, ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करें। फिर देखते हैं इंस्टेबिलिटी इन इंडियाज़ नेबरहुड, बाकी जो नेबर्स हैं उनमें क्या क्या दिक्कत है। जैसे कि म्यांमार में मिलिट्री coup हुई थी 2021 में, जिससे रोहिंग्या इशू बढ़ गया था, इलीगल माइग्रेंट्स बढ़ने लगे थे मिजोरम में, मणिपुर में। अफगानिस्तान तालिबान टेक ओवर इन 2021, जब US बैक्ड गवर्नमेंट जो है विड्रॉ कर ली 2021 में, फिर तालिबान टेक ओवर कर लिया था अफगानिस्तान में। श्रीलंका में 2022 का इकोनॉमिक क्राइसिस, जिससे इलीगल माइग्रेंट इंडिया में आ रहे थे। मालदीव में पॉलिटिकल टर्बुलेंस है, जैसे कि एंटी इंडिया स्टेटमेंट, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट, इंडिया आउट कैंपेन चल रहे थे मालदीव में, वो भी इंडिया के लिए थ्रेट की बात है। नेपाल में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, 16 साल में 14 गवर्नमेंट बदल चुकी है, हार्डली कोई गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा करी है, तो ये भी एक कंसर्निंग सिचुएशन है इंडिया के लिए। फिर देखते हैं म्यांमार के साथ इंडिया जो है इम्बैक्स नाम की एक्सरसाइज करता है, जैसे कि इंडिया म्यांमार बायलैटरल एक्सरसाइज, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। फिर वही बात की ऑलरेडी मोर देन 32,000 एथनिक चिन हैव साउट रेफ्यूजी इन इंडियाज़ मिजोरम स्टेट। फिर देखते हैं श्रीलंका के साथ इंडिया जो है मित्र शक्ति एक्सरसाइज कंडक्ट करती है। मालदीव के साथ इकोवेरिन, डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं एक्सरसाइज पे, तो याद रखिएगा ये प्री के लिए। नेपाल के साथ सूर्य किरण एक्सरसाइज कंडक्ट करती है इंडिया। फिर वही नेपाल रिसेंटली सोन इन 14th गवर्नमेंट इन 16 ईयर्स।
वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, मेंस के लिए लिखने के लिए काम आ सकता है। 5S प्रिंसिपल्ड अप्रोच, जैसे कि सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति, समृद्धि। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि 75th एनिवर्सरी थी जिनेवा कन्वेंशन की 1949 में, जो कि साइन हुआ था, विच इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो दो चीज़ें होती हैं, एक होता है IHL, एक होता है IHRL। IHL जो है मेनली जो है वॉर टाइम से डील करता है, एंड IHRL जो है पीस टाइम एज वेल एज वॉर टाइम, दोनों में डील करता है। जैसे कि यहाँ देखिए, इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ आर डिफरेंट फ्रॉम IHL. IHL applies exclusively in armed conflict, whereas IHRL applies both in peacetime and during armed conflict. ठीक है, एंड जिनेवा कन्वेंशन क्या है, ये एक सीरीज ऑफ ट्रीटी है ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ सिविलियंस, प्रिजनर ऑफ वॉर एंड सोल्जर्स। तो कैसे ट्रीट करना है उसके लिए सीरीज ऑफ ट्रीटी है ये जिनेवा कन्वेंशन। IHL also known as law of war or law of armed conflict is a set of rule that seeks for humanitarian reason to limit the effect of armed conflict. आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का लिमिट करना है, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का जो इफेक्ट होगा उसको लिमिट करना है। ठीक है, बाकी दीज हैव बीन यूनिवर्सली एक्सीडेड और रेटिफाइड बाय ऑल नेशन इन द वर्ल्ड, जिनेवा कन्वेंशन जो है। फिर प्री के लिए देख लीजिए, अदर ट्रीटीज कंसर्निंग IHL इंक्लूड्स, जैसे हेग कन्वेंशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, हेग कन्वेंशन इज रिलेटेड टू, ऑप्शन में कल्चरल प्रॉपर्टी हो सकती है। फिर बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन है, केमिकल वेपन कन्वेंशन है, रोम स्टैट्यूट फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। एक होता है ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, और एक होता है ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो रोम स्टैट्यूट इज रिलेटेड टू ICC इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है IHL के, प्रिंसिपल ऑफ डिस्टिंक्शन, प्रोपोर्शनैलिटी, एक बार रीड कर लीजिएगा। फिर चैलेंजेस क्या क्या हैं, ये सब मेंस के लिए लिखने के लिए सही है। बाकी ये याद रखिए कि UNSC में जो 5 परमानेंट मेंबर हैं उनके पास वीटो पावर है। 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं, जैसे कि रशिया, USA, चाइना, UK एंड फ्रांस। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं जिनके पास वीटो पावर है। ठीक है, बाकी ऑटो इंडियाज एफर्ट टू इन्फोर्स इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ। तो सबसे पहले आर्टिकल 51 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में DPSP में डायरेक्ट करा जाता है कि स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस, मिलिट्री ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, इंडियन आर्म्ड फोर्स इनकॉर्पोरेट IHL इन देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। पीस कीपिंग ऑपरेशन, जो यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग मिशन है उसमें इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर। फिर वे फॉर्मूले क्या है कि रिफॉर्म इन UNSC, ताकि वो मोर रिप्रेजेंटेटिव हो। जैसे कि ये G4 कंट्रीज़ हैं, जर्मनी, ब्राज़ील, इंडिया एंड जापान, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ताकि UNSC में परमानेंट मेंबरशिप मिले इनको भी। फिर इसके बाद जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन और एशियन को, इन लोग को जो है स्ट्रेंथन करा जाए। पॉलिटिकल क्या क्या वे फॉरवर्ड हैं, टू इनकॉर्पोरेट IHL इन देयर डोमेस्टिक लीगल सिस्टम। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO। तो इसका 24 समिट हुआ है अस्थाना में, कजाकिस्तान, एंड अडॉप्टेड अस्थाना डिक्लेरेशन। फॉर द फर्स्ट टाइम यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी अटेंडेड द समिट। तो ये याद रखिएगा, पहली बार UN सेक्रेटरी अटेंड करें हैं SCO की मीटिंग। और की आउटकम ऑफ द समिट क्या है, तो कोऑपरेशन इन काउंटरिंग टेररिज्म, एंटी ड्रग स्ट्रेटजी, पीस, जस्ट पीस, हार्मनी एंड प्रपोज बाई कजाकिस्तान। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि बेलारूस जो है उसको 10th मेंबर इंक्लूड करा गया SCO में 2024 में।
अब इससे कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ कॉन्सर्न है। तो बेलारूस विल बी द फर्स्ट एक्सक्लूसिवली यूरोपियन कंट्री टू जॉइन एससीओ, और एससीओ ग्रोइंग इंटीग्रेशन इनटू रीजनल अलायंस दैट काउंटर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। ये फ़ायदे हैं। कंसर्न क्या है? क्रेडिबिलिटी पे इशू आएगा, क्योंकि रीजनल फोकस पे ध्यान कम जाएगा इससे, क्योंकि अब यहाँ पे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ भी ऐड हो रही हैं, तो रीजनल जो एशिया के फोकस पे था वो डाइल्यूट होगा। फिर उसके बाद देखते हैं एससीओ के बारे में। तो एससीओ इट वाज फाउंडेड एट संघाई समिट इन 2001 बाई रशिया, चाइना एंड 4 जो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थे। टोटल सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ पाँच हैं, जैसे कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, जिसमें से तुर्कमेनिस्तान इज नॉट द मेंबर ऑफ एससीओ। ठीक, और बाकी 4 एससीओ के मेंबर हैं। तो 4 सेंट्रल एशियन के हो गए, इंडिया एंड पाकिस्तान जो कि 2017 में ऐड हुए थे, परमानेंट मेंबरशिप मिला था, एंड फिर चाइना एंड रशिया। 4 2 6 2 8, और 2023 में ईरान ऐड हुआ, और बेलारूस 2024 में। ठीक है, 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं एंड 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं एससीओ के। 2 परमानेंट बॉडीज़ हैं, एक सेक्रेटरीट जो है बीजिंग में है चाइना में, एंड रैट्स रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर इन ताशकंद उज्बेकिस्तान में। ठीक है, मेजर गोल्स क्या हैं एंड ऑब्जेक्टिव्स? रिजॉल्विंग बॉर्डर इशूज़, मिलिट्री कोऑपरेशन, काउंटरिंग टेररिज्म एंड कोऑपरेशन इन एजुकेशन, एनर्जी एंड ट्रांसपोर्टेशन। पीसफुल मिशन एक्सरसाइज, पीसफुल मिशन कंडक्ट होता है इनके बीच। अब एससीओ का क्या रोल इन रिशेपिंग ग्लोबल मल्टीलेटरल ऑर्डर? तो जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ अपना ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, वैसे एससीओ जो है हेल्प इन रिशेपिंग मल्टीलेटरलिज्म बाय एक्सपेंडिंग बियॉन्ड सेंट्रल एशिया एंड स्प्रेडिंग इट्स जियोग्राफिक एंड जियोपॉलिटिकल रीच। जैसे कि अब एससीओ के अंदर देखें तो रफली 23% ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट कंट्रीब्यूट करती है एससीओ मेंबर्स, एंड 42% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। 2 मेजर पॉपुलेटेड नेशन इसमें हैं, जैसे कि चाइना एंड इंडिया। तो 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन कवर करता है एससीओ। ठीक है, जैसे ये देखिए टर्की, ये एक नेटो मेंबर है, और साथ साथ ये एससीओ डायलॉग पार्टनर भी है, एंड एस्पायरिंग टू बी द बिकम ए फुल मेंबर्स। तो ये वेस्टर्न स्ट्रक्चर को चैलेंज करने के लिए एससीओ जो बनाया गया था, ताकि ग्लोबल पावर जो है डायनामिक जो है डिवाइडेड रहे, मल्टीलेटरल रहे। इसके बाद क्या है? रसिया सीज एससीओ एज ए यूजफुल फोरम फॉर काउंटरिंग वेस्टर्न नैरेटिव्स। ठीक है, ये 2 प्रोजेक्ट हैं, आईएनएसटीसी एंड चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में है, और ये कनेक्ट करता है सेंट्रल एशिया से। और आईएनएसटीसी ये एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जो कि इंडियन ओशियन रीजन को यूरोप से कनेक्ट करता है, और मल्टी मॉडल है, इसलिए इसमें रेल शिप रोड सब है इसमें। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या हैं? एक्सपेंशन डिलेमा, एससीओ's enlargement include Belarus raise global profile but dilutes रीजनल फोकस से डाइल्यूट हो जाएगा। ब्लर एशिया फोकस, अब धीरे धीरे जो है ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ भी अगर जो जुड़ रहे हैं, तो जो सेंट्रल एशिया का फोकस था वो डाइल्यूट होगा। बाकी अदर चैलेंजेस हैं, आप एक बार रीड कर लीजिएगा, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के लिए। जैसे ये देखिए डाइवर्स इंटरेस्ट है मेंबर कंट्रीज़ का, मेंबर्स हैव डाइवर्स इंटरेस्ट मेकिंग कंसेंसस बिल्डिंग ए चैलेंजिंग। ठीक है, और हाँ 2017 में इंडिया ज्वाइंड एससीओ विथ फुल मेंबरशिप स्टेटस। 2017 में पाकिस्तान भी ज्वाइन करा था। तो क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिया इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ एससीओ, तो गलत है, इंडिया बाद में ज्वाइन करा है। फिर ये सब कुछ इनिशिएटिव हैं, सिक्योर एससीओ, एक बार रीड कर लीजिएगा आप। फिर नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिया रशिया रिलेशन, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ऑफिशियली विजिटेड रशिया इन जुलाई 2024 फॉर 22nd समिट
इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए। और ये ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से अवार्ड ऑनर करा गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। फिर उसके बाद बैलेंस्ड एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की जो बैलेंस्ड एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है एंड सिग्नलिंग टू वेस्ट अबाउट स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की आउटकम क्या क्या है, जैसे कि इस बायलेटरल ट्रेड को एक्सपेंड करने की बात करेगी है, $100 बिलियन तक एक्सपेंड करना बाई 2030। प्रमोट बायलेटरल सेटलमेंट सिस्टम यूजिंग नेशनल करेंसी, ताकि डॉलर पर डिपेंडेंस कम हो। इन्वेस्टमेंट इन फार ईस्ट रशियन रीजन। फिर बाकी ये हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है कि रिलेशन कैसे कैसे इवॉल्व हुआ रशिया के साथ। जैसे कि आर्यभट्ट जो पहला इंडियन सैटेलाइट था वो लॉन्च करा गया था सोवियत लॉन्च व्हीकल से। कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि तमिलनाडु में बन रहा है विथ हेल्प ऑफ रशिया। बाकी 2+2 डायलॉग भी कंडक्ट होता है इंडिया रशिया के बीच में। 2+2 डायलॉग में एक फॉरेन मिनिस्टर होते हैं और एक डिफेंस मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। जैसे मिलिट्री कोलैबोरेशन में पहले बायर सेलर डायनेमिक्स था कि एक प्रोड्यूस कर रही है दूसरी खरीद रही है, बट अभी जॉइंट प्रोडक्शन पे ध्यान दिया जा रहा है। जैसे ब्रह्मोस मिसाइल है, जॉइंट प्रोडक्शन है इंडिया और रशिया का। कैलाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल, ये भी जॉइंट प्रोडक्शन से बन रहा है। रशिया हैज़ अप्रूव्ड द सेल ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल टू फिलीपींस विच आर मेंट टू डिटर चाइना इन साउथ चाइना सी। तो जियो पॉलिटिक्स एक प्योर बिजनेस है, इसमें मतलब कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। जहाँ पे भी कंट्री का बेनिफिट होता है वहाँ लोग करते हैं। जैसे कि रशिया जो है ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस को अप्रूव कर दिए सेल के लिए, और चाइना का डिस्प्यूट रहता है फिलीपींस से। ठीक है। फिर सिग्निफिकेंस देखते हैं। एक तो जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस क्या है रशिया के लिए कि इंडिया में भी द ओनली मेजर वेस्ट फ्रेंडली डेमोक्रेसी है रशिया के पास। उसके बाद रशिया को इंडियन मार्केट का एक्सेस मिलता है, जैसे कि डिफेंस एंड क्रूड ऑयल परचेस करा जा रहा है रशिया से। इंडियाज़ मेंबरशिप इन नॉन वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन जैसे ब्रिक्स में है और SCO में इंडिया मेंबर है, तो ये क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है इन एजेंसीज़ का। सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए क्या क्या है, जैसे रशिया जो है मेंटेन करा है पोजीशन ऑफ न्यूट्रलिटी इन इंडिया चाइना टाइज। मल्टीलेटरल रिफॉर्म में रशिया सपोर्ट करता है UNSC के रिफॉर्म में, ताकि इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिले। S-400 डील हुई थी रशिया से। फिर INSTC कॉरिडोर बन रहा है, चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर बन रहा। इंडिया जो है इंडिया टॉप क्रूड ऑयल सप्लायर है रशिया प्रेजेंट टाइम में डिस्काउंटेड प्राइस पे। कुडानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है विथ हेल्प ऑफ रशिया। रशिया गगनयान मिशन में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इंदिरा एक्सरसाइज रशिया एंड इंडिया में कंडक्ट होता है। बाकी रशिया ऑल्सो इनवाइटेड पाकिस्तान टू ज्वाइन INSTC, यही है। फिर उसके बाद देखिए नगोर्नो काराबक्स रीजन 2023 के प्रीलिम्स में डायरेक्टली सवाल था, नगोर्नो काराबक्स रीजन मैच द फॉलोइंग में था। तो अगर ये पता होता तो डायरेक्ट ये होता कि ये कॉन्फ्लिक्टेड जोन है बिटवीन अर्मीनिया एंड अजरबैजान। ठीक, तो इट इज़ ए कॉन्फ्लिक्टेड रीजन बिटवीन अर्मीनिया एंड अजरबैजान, नगोर्नो काराबक्स, जो कि हैम्पर करेगा INSTC प्रोजेक्ट को। वे फॉरवर्ड में एक बार रीड कर सकते हो, अब कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है प्री के लिए। हाँ ये देखिए नॉर्थ कोरिया जो है, जैसे अभी रशियन प्रेसिडेंट विजिट करे थे नॉर्थ कोरिया, तो वहाँ पे ट्रीटी ऑन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप साइन हुई है बोथ द कंट्रीज। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिया UK रिलेशंस। तो सबसे पहले ये याद रखना है कि टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय इंडिया एंड UK। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव कौन कौन से फील्ड में रहे, जैसे टेलीकॉम, क्रिटिकल मिनरल, सेमीकंडक्टर, AI, क्वांटम, इन सब पे है। और TSI विल बी कोऑर्डिनेटेड बाय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ बोथ द कंट्रीज।
ठीक, तो ये याद रखना है कि NSA कोऑर्डिनेट करेगा दोनों कंट्री की तरफ से। बाकी ये इंडिया एंड यूके के बीच में जॉइंट एक्सरसाइज होती है, जैसे अजय वॉरियर, कॉनकन एंड कोबरा वॉरियर। अजय, कॉनकन एंड कोबरा वॉरियर। बाकी ये सब चेंज होता रहता है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर यूके जो है सपोर्ट करता है इंडिया को परमानेंट बिड इन यूएनएससी के लिए। दो टर्म है, एक डार्क शिपिंग है और एक ग्रे शिपिंग है। ग्रे शिपिंग डिस्क्राइब ऑपरेशनल मिलिट्री वेसल्स, जब मिलिट्री वेसल्स अपना ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो ग्रे शिपिंग होती है। बट डार्क शिपिंग जो होता है वो फॉर इलीगल एक्टिविटीज़ जनरली होता है, ये डार्क शिपिंग। ठीक है, बस इंडिया एंड यूके के बीच में भी 2+2 मैकेनिज्म, डायलॉग मैकेनिज्म है। बाकी ये स्टैटिक टॉपिक है, न्यूज़ में कुछ खास तो ऐसा है नहीं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, इंडिया पैसिफिक आइलैंड नेशन रिलेशंस। ठीक, तो सबसे पहले क्या हुआ कि इंडिया ने ऑफर्ड करा एड टू डिजास्टर हिट पैसिफिक आइलैंड नेशन पपुआ न्यू गिनी को, शोकेसिंग इंडियाज कमिटमेंट टू फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन पार्टनरशिप, फिपिक। तो फिपिक क्या है ये देखते हैं पहले। तो फिपिक जो है 2014 में फाउंड करा गया है और इट इज़ ए मल्टीनेशनल ग्रुपिंग ऑफ पैसिफिक आइलैंड नेशन फाउंड फॉर कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड 14 पैसिफिक आइलैंड्स। ठीक, और ये एक मेजर पार्ट है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का। ये सब आइलैंड कंट्रीज़ हैं जो आती हैं इसमें। ठीक है, तो पपुआ न्यू गिनी में एक मैसिव लैंडस्लाइड आया था जिससे मेजर डिस्ट्रक्शन हुआ, लॉस ऑफ लाइफ। तो इंडिया जो है एड प्रोवाइड करी है। अब पैसिफिक आइलैंड नेशन जो है ये 3 ग्रुपिंग में है डिवाइडेड, जैसे माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया। तो पपुआ न्यू गिनी जो है वो मेलानेशिया में आता है, पपुआ न्यू गिनी। ठीक, ठीक है। बाकी सिग्निफिकेंस क्या है पैसिफिक आइलैंड नेशन का, ये फ्री एंड ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक रीजन रहेगा। फिर इनहेंस ग्लोबल साउथ क्रेडिबिलिटी, इनसे अगर जो रिलेशन बेटर रह रहा है तो ग्लोबल साउथ जो है, इंडिया जो है ग्लोबल साउथ रिप्रेजेंट कर सकता है। बाकी इंडियाज़ परस्यूट ऑफ रिसोर्स सिक्योरिटी, जैसे लार्ज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इन पैसिफिक आइलैंड नेशंस पे, वो हेल्प कर सकता है बूस्ट ब्लू इकोनॉमी। जैसे कि ये कंट्रीज जो हैं ISA एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड CDRI कोalition फॉर डिजास्टर रेसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये दोनों इंडियन ओरिजिन है। इंडिया का है और इसमें जो है काफ़ी कंट्रीज जो है ज्वाइन करी हैं इसको। तो ये दोनों जो है इंडियन इनिशिएटिव है। बाकी चैलेंजेस क्या क्या हैं यहाँ पे, एक तो जियो पोलिटिकल कंपटीशन है, इंक्रीज चाइनाज स्ट्रेटजिक फुट होल्ड पोजेस चैलेंज ऑफ इंडियाज इन्फ्लुएंस इन द रीजन। जैसे कि चाइना साइंड सिक्योरिटी पैक्ट विद सोलोमन आइलैंड इन 2022, रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट है। इंडिया में अभी डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पे भी ध्यान देना है, इसलिए बाहर जो है उतना इन्वेस्ट नहीं कर पा रही है। हाई वल्नरेबिलिटी है। हम्म, ठीक है। उसके बाद देखते हैं वेस्टर्न इंडियन ओशन। वेस्टर्न इंडियन ओशन जो रीजन है, ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि वेस्टर्न इंडियन ओशन इज इमर्जिंग एज ए की रीजन फॉर US इंडिया इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन। कौन कौन से देश आते हैं इसमें वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में, तो ये जैसे कि सोमालिया, मोजाम्बिक, केन्या, तंजानिया, कमरोज, सेशल्स, मोजाम्बिक ये हो गया, मडागास्कर, मॉरिशस, ये सब आइलैंड कंट्रीज आते हैं। जैसे कि ये मोजाम्बिक जो चैनल है ये 30% ऑफ ग्लोबल ऑयल ट्रेड इधर से होता है, एक तरह से इसका इम्पोर्टेंस है। सिग्निफिकेंस क्या है वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन का फॉर इंडिया, एक तो G20 के समिट में IMEC कॉरिडोर लॉन्च करा गया था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन से ही होके जाता है।
उसके बाद काउंटरिंग चाइनाज इन्फ्लुएंस, इंडिया हैज़ मिलिट्री बेस इन मेडागास्कर एंड इज वर्किंग विथ मॉरिशस टू सेट अप मिलिट्री बेस टू काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन। ब्लू इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकता है। एनर्जी सिक्योरिटी, जैसे कि 90% ऑफ एनर्जी ट्रेड हैपन्स थ्रू इंडियन ओशन मेनली थ्रू स्वेज कैनाल, जो स्वेज कैनाल है उधर से 90% एनर्जी ट्रेड होता है और इस रीजन में इंडिया इमर्ज कर रहा है एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। चैलेंजेस क्या हैं वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन के? तो पायरेसी और स्मगलिंग एक अलग थ्रेट है, जैसे कि सोमालिया आता है ना वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन में, तो पायरेसी एंड स्मगलिंग का थ्रेट बढ़ता है। क्लाइमेट इम्पैक्ट है, जिससे सी लेवल राइज हो रहा है एंड एसिडिफिकेशन बढ़ रहा है ओशियन का। चाइनीज डेप्ट ट्रैप, जैसे कि हाई डेप्ट्स हैव पुट सेवरल फ्रेजाइल इकोनॉमीज इन ईस्ट अफ्रीका लाइक केन्या at an increased risk of default, raising concern about undue Chinese influence। उसके बाद मिलिटराइजेशन बढ़ रहा है, जैसे यूएस भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है इस रीजन में। यूएस अपना मिलिट्री बेस बनाया डिएगो ग्रेसिया में एंड उसके बाद चाइना बनाया जिबूती में। उसके बाद इंडिया वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन इंगेजमेंट, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर मिशन। Under this mission, India has delivered COVID-19 related assistance to Western Indian Ocean countries। कैपेसिटी बिल्डिंग पे इंडिया ध्यान दे रहा है, ट्रेनिंग एंड इक्विपमेंट टू कोस्ट गार्ड्स, जैसे इंडियन एयरफोर्स जो है ट्रेनिंग टीम डिप्लॉयड इन मॉरिशस, प्रोवाइड ट्रेनिंग असिस्टेंट टू पुलिस। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है एफेंडेक्स, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं एंड इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होता है एफेंडेक्स। उसके बाद ऑपरेशन संकल्प, जिसमें इंडियन नेवी कंडक्ट मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन इन एरियाज लाइक गल्फ ऑफ एडन। ठीक है, लेट्स सी न्यूज़ इन शॉर्ट्स। इसमें पहला न्यूज़ है इंडिया ज्वाइंस यूएन लेड कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान इन दोहा। तो रिसेंटली क्या हुआ था कि इंडिया जो है वन ऑफ द 25 कंट्रीज पार्टिसिपेटिंग इन दिस थर्ड कॉन्फ्रेंस विच एम टू फाइंड वे टू इम्प्रूव लाइव्स ऑफ अफगान पीपल अंडर तालिबान रूल। आपको पता है तालिबान जो है पावर में आ गया 2021 में, तो ये समिट हुई थी टू इम्प्रूव लाइव्स ऑफ अफगान पीपल। पीसफुल एंड स्टेबल अफगानिस्तान इज सिग्निफिकेंट फॉर रीजन एज वेल एज फॉर इंडिया। जैसे रीजनल कनेक्टिविटी, जैसे कि अफ़गानिस्तान को गेटवे टू सेंट्रल एशियन रीजन कहते हैं, तो अगर जो वहाँ पे सिक्योरिटी एंड पीसफुल रहेगा रीजन तो कनेक्टिविटी बेटर हो सकती है, सिक्योरिटी का थ्रेट कम हो सकता है, जैसे रिड्यूस इंसर्जेंसी एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कैन लीड टू मोर सिक्योर इन्वायरमेंट। ठीक है, एनर्जी एंड रिसोर्सेज, जैसे कि तापी गैस पाइपलाइन जो है तुर्कमेनिस्तान अफ़गानिस्तान पाकिस्तान इंडिया, तापी पाइपलाइन, और जो स्टेबिलिटी रहेगी अफ़गानिस्तान में तो तापी पाइपलाइन के कंस्ट्रक्शन में इजी होगा। कर्बिंग ड्रग ट्रैफिकिंग, जैसे कि अफ़गानिस्तान जो है डेथ क्रेसेंट में आता है, ये देखिए ये इंडिया है, ये गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें म्यांमार लाओस थाईलैंड वियतनाम आते हैं, और ये गोल्डन क्रिसेंट है जिसमें अफ़गानिस्तान ईरान एंड पाकिस्तान आते हैं। तो ये ड्रग ड्रग सप्लाई का एक ज़रिया है, प्रोडक्शन का एंड सप्लाई का, और इंडिया जो है मिडिल में आता है इसके इन दोनों के, जिसकी वजह से ये स्टेट लाइक पंजाब आर हाईली अफेक्टेड बाई इट। तो अगर जो पीसफुल अफगानिस्तान रहेगा तो ड्रग ट्रैफिकिंग कर्व करने में इजी होगा। फिर देखिए इंडिया हैज़ नॉट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज तालिबान, तो ये याद रखना है कि इंडिया जो है अभी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करा तालिबान को, रादर ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड करता है एंड एजुकेशन। ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन बोथ द कंट्रीज इज ऑनगोइंग इंक्लूडिंग थ्रू चाबहार पोर्ट, चाबहार पोर्ट जो कि ईरान में है वहाँ से ट्रेड एंड कॉमर्स चल रहा है। फिर उसके बाद देखते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो रिसेंटली क्या हुआ था, CSC कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव ऑफिशियली इंक्लूडेड बांग्लादेश एज इट्स 5th मेंबर। तो बाकी 4 मेंबर कौन हैं, तो इंडिया श्रीलंका मालदीव्स, ये तीनों कंट्रीज़ हो गए, और मॉरिशस, ये 4 हुए, और 5th बांग्लादेश को अभी
5th मेंबर बना दिया गया है। तो ये रीजनल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है जिसका काम है टू मेंटेन या मेक मैरिटाइम सिक्योरिटी एंड मरीन पॉल्यूशन रिस्पॉन्स इन इंडियन ओशन रीजन। ये 2011 में बना था और ये एक ट्राइलेटरल मैरिटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग थी। बाद में मॉरिशस ऐड हुआ था। और ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सेशल्स जो है इज एन ऑब्जर्वर मेंबर ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। ठीक है, फिर कोलंबो प्रोसेस देखते हैं क्या है। इंडिया चेयर इट फर्स्ट मीटिंग एज ए चेयर ऑफ कोलंबो प्रोसेस। तो कोलंबो प्रोसेस क्या है? रीजनल कंसल्टेटिव प्रोसेस है दैट प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर कंसल्टेशन ऑन मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एंड कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स। ये 12 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें जो कि एशिया से हैं और इंडिया इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर। तो पहली बार चेयर करा इसका मतलब ये नहीं कि फाउंडिंग मेंबर नहीं है, तो याद रखिएगा फाउंडिंग मेंबर है कोलंबो प्रोसेस का। जैसे कि यूएन जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, ये ग्लोबल लेवल पे देखता है, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट। तो यूएन का जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन है ये प्रोवाइड करता है टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट टू कोलंबो प्रोसेस। प्रायोरिटी एरियाज क्या क्या हैं इसके? स्किल एंड क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन पे ध्यान देता है, फोस्टरिंग एथिकल रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस एंड ईटीसी। फिर उसके बाद देखते हैं मार्कोसोर। ये क्या है? बोलीविया जो है बिकम फुल मेंबर ऑफ मार्कोसोर। ये क्या है? ये लैटिन अमेरिका में एक कॉमन मार्केट है मार्कोसोर, जिसमें जो है ये 4 कंट्रीज़ हैं, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, और ये 1991 में बनाया गया था। बाद में जो है वेनेजुला एंड बोलीविया भी ज्वाइन कर लिए थे और वेनेजुला का 2016 में सस्पेंड कर दिया गया था। और ये ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फैसिलिटेट फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विस, कैपिटल एंड पीपल अमंग 4 मेंबर कंट्रीज। इंडिया हैज़ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद मार्कोसोर। ठीक है, पीटीए है इंडिया के साथ। फिर उसके बाद रोल ऑफ एजुकेशन रिसर्च इन राइज ऑफ ग्लोबल पावर। तो अकॉर्डिंग टू वीपो, ये क्या है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या काम करता है? ये पेटेंट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको पेटेंट का डेटा रिलीज़ करता है ये। तो पेटेंट लैंडस्केप रिपोर्ट जो है ऑन जनरेटिव एआई, चाइना रैंक्ड फर्स्ट विथ 70 अराउंड 70% ऑफ ऑल जनरेटिव एआई पेटेंट पब्लिश्ड 2014 टू 2023 के बीच में। जितने भी पेटेंट हुए हैं 70% चाइना करा है। और इंडिया का क्या है? इंडिया रैंक फिफ्थ विथ 2.5% ऑफ जनरेटिव एआई पेटेंट पब्लिश्ड। ठीक, तो देर इज एन इंटेंसिफाइड कंपटीशन इन हाई एंड रिसर्च बेस्ड एजुकेशन पे। जैसे ये देखिए, एजुकेशन एंड इनोवेशन आर वाइटल विथ इवॉल्विंग नेचर ऑफ स्ट्रेटजिक एस्पेक्ट लाइक एआई एंड साइबर स्पेस ईटीसी। अब इंडिया पीछे क्यों रह गया इसमें? क्योंकि इंडिया में लो इन्वेस्टमेंट है इन आर एंड डी। नियरली 0.7% इंडिया की जीडीपी का खर्च होता है आर एंड डी पे। ठीक, और जो कि बहुत कम है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज स्पेंड मोर देन 2% ऑफ देयर जीडीपी ऑन आर एंड डी। जैसे कि इसराइल एंड साउथ कोरिया, ये तो 4-5% तक अपने जीडीपी का खर्च करते हैं आर एंड डी पे। लोअर प्राइवेट पार्टिसिपेशन है इंडिया से, जैसे कि ओनली 36% ऑफ टोटल नेशनल आर एंड डी एक्सपेंडिचर जो है प्राइवेट सेक्टर जो है कंट्रीब्यूट करती है। हालांकि अदर कंट्रीज में 50% जो है प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूट करती है। लैक ऑफ स्किल्ड रिसर्च है, लो क्वालिटी ऑफ रिसर्च है जिससे ब्रेन ड्रेन होता है। वे हेड क्या है? मोर इनोवेटिव होना पड़ेगा, और रिसर्च एंड एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, यही सब है। बाकी ये तिब्बत चाइना का डिस्प्यूट क्या है? तो यूएस कांग्रेस पास्ट प्रोमोटिंग ए रेजोल्यूशन टू तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट। ये क्या है? It states that US policy that dispute between Tibet and China must be resolved in accordance with international law, including UN Charter by peaceful means। ठीक,
जैसे इट सपोर्ट्स द दलाई लामास मिडिल वे अप्रोच। मिडिल वे अप्रोच क्या है? इसके मतलब ये है कि तिब्बत वुड बी रिमेन द पार्ट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बट तिब्बतन्स वुड हैव मीनिंगफुल ऑटोनॉमी। तिब्बत जो है पीआरसी का पार्ट रहेगा बट तिब्बतन्स वुड हैव मीनिंगफुल ऑटोनॉमी रहेगी उनके पास। तो आपको पता है कि क्या कहते हैं, ऑटोनॉम फंक्शनड एज ए ऑटोनॉमस रीजन अंटिल 1950। फिर 1951 में दलाई लामा's representative signed a 17-point agreement that granted China sovereignty over तिब्बत फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार 1951 में चाइना जो है 17 पॉइंट एग्रीमेंट साइन करवा लिया और फिर चाइना उसको क्लेम करता है उस डॉक्यूमेंट को एज ए प्रूफ ऑफ चाइनीज सोवरेनिटी ओवर तिब्बत, while Tibet says that it is coerced into signing this document। फोर्सफुली साइन करवाया गया था, तिब्बत ऐसा कहता है। ठीक है, फिर इंडिया का स्टैंड क्या है यहाँ पे तिब्बत पे? तो इन 1959 इंडिया ग्रांटेड असाइलम टू दलाई लामा आफ्टर फेल्ड अपराइजिंग। हिमाचल प्रदेश में दलाई लामा को असाइलम इंडिया दी थी। फिर 2003 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइजेस तिब्बत ऑटोनॉमस रीजन एज अ पार्ट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। फिर इंडिया जो है 2003 से तिब्बत को एज अ पार्ट ऑफ पीआरसी मानती है। नेक्स्ट टॉपिक इज जन औषधि केंद्र इनॉग्रेटेड इन मॉरिशस। तो इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र इनॉग्रेट करा गया है मॉरिशस में। तो मॉरिशस इंडियन ओशन रीजन में एक लिटोरल स्टेट है, आइलैंड, और इंडियन ओशन रीजन कंप्राइजेज ऑफ 36 लिटोरल एंड 11 हिंटरलैंड स्टेट। लिटोरल मतलब जिसके कोस्ट हो, एंड हिंटरलैंड जो कि कोस्ट थोड़ा अंदर हो। तो ये इंडियन ओशन रीजन कंप्राइज करता है। ये इंपॉर्टेंस क्यों है इंडियन ओशन रीजन लिटोरल एंड आइलैंड नेशन फॉर इंडिया? स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जैसे कि मलक्का स्ट्रेट इज क्रूशियल फॉर ग्लोबल ट्रेड। 80% ऑफ इंडियाज एक्सटर्नल ट्रेड एंड 90% ऑफ एनर्जी ट्रेड हैपन्स थ्रू इंडियन ओशन रीजन। इसलिए इंडिया को जो है रिलेशनशिप बेटर रखना है इंडियन ओशन रीजन में लिटोरल स्टेट से। ब्लू इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सकता है, जैसे कि मरीन फिशरी इन इंडियन ओशन रीजन जो है सप्लाइज 50% ऑफ वर्ल्ड फिश कैच एज पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट 2020। क्लाइमेट सिक्योरिटी, जैसे आईपीसीसी का रिपोर्ट है 2021 का कि इंडियन ओशन रीजन जो है ये जल्दी गर्म हो रहा है कंपेयर टू अदर ओशियंस। फिर इंडिया का इनिशिएटिव क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट प्रोवाइड करता है, सागर डॉक्ट्रिन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये सब है। ओके।